Hello everyone. So yes, I'm back with the topic human reproduction. And yes, this is the part 4. And in this session, in the last session I discussed with you about oogenesis, menstrual cycle, everything in detail we discussed. इट्स ऑडियो लर्निंग सो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा आइडिया पहले से होना चाहिए टॉपिक्स के बारे में। फिर आप इनका ऑडियो लर्निंग का आपको बहुत फायदे से कभी कभी हम रिविजन करते हैं, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू रिवाइज। तो दिस काइंड ऑफ ऑडियोज आर अ काइंड ऑफ अ टाइम सेवर फॉर यू। बट आने वाले टाइम में मैं आपको डिटेल में भी सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे से, जो मैं आपको एक ऑडियो में करवाती हूँ, मैं आपको दो घंटे के लेक्चर्स में कराऊंगी। मतलब जो मैं आपको एक ऑडियो में करवाती हूँ, मैं आपको 4 घंटे में पढ़ाऊंगी तब। बट एज ऑफ नाउ लेट्स फोकस ऑन ऑडियो लर्निंग। देखो बच्चे, फर्टिलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बट जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट, ओके, कि ना जब इंटरकोर्स होता है, तो जब पीनस का इजैकुलेशन, जब पीनस इरेक्ट होके फीमेल के वजाइनल फीमेल के ट्रैक के अंदर वो जाती है, तो उसमें क्या होता है, स्पर्म की सिक्रेशन होती है, इंसेमिनेशन बोलते हैं उसे। जब स्पर्म्स आ जाते हैं वजाइनल ट्रैक में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो वहाँ पर एसिडिक मीडियम होता है थोड़ा सा, और स्पर्म्स डोंट लाइक एसिड, तो उनके ऊपर खतरनाक वाला हमला जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए देखो, वेजाइना में 200 टू एक रिलीज में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। अच्छा, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि 60% स्पर्म्स के पास में क्या होना चाहिए और 40% के पास क्या होना चाहिए। मतलब किसके पास, कितने परसेंट के पास में परफेक्ट शेप और कितने परसेंट के पास में परफेक्ट मोटिलिटी होनी चाहिए। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस, ओके। तो 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वजाइना में जाते हैं, और मतलब थोड़ा सा ऊपर पहुंचते पहुंचते तक वो सिर्फ 10,000 ही रह जाते हैं। मतलब इतने सारे मर जाते हैं। एंड फिर इतने सारे मर जाते हैं कि फिलोपियन ट्यूब में, दैट इज एम्पिलर रीजन तक, तो सिर्फ 200 टू 250 जा पाते हैं। तो ओवम वहाँ पे बैठा है, इंतजार कर रहा है स्पर्म का। तो देखें, तो बेसिकली रास्ते में क्या होता है, सबसे पहले व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डीकैपेसिटेशन का होना। डीकैपेसिटेशन में क्या होता है बच्चे, डीकैपेसिटेशन में क्या होता है, सबसे पहली चीज डीकैपेसिटेशन में क्या होती है, कैल्शियम को स्पर्म डाला जाता है, एंट्री ऑफ द कैल्शियम इनटू द स्पर्म। उससे क्या होता है, इट कॉजेज द स्पर्म टू स्विम रैपिडली, एंड वो जल्दी जल्दी से सर्विक्स के थ्रू पास कर जाता है और यूट्रस में एंटर करता है, और फिर एम्पुलर रीजन में जाता है, तो स्पीड उसकी बढ़ जाती है। और हम क्या करते हैं, हम उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा वीक कर देते हैं, ताकि जब एक्रोसोम फटे तो उसको बाहर रिलीज होने में कोई दिक्कत ना हो। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत स्ट्रांग होगी, तो अगर एक्रोसोम सिक्रेशन कर भी देगी तो वो बाहर नहीं आ पाएगी सिक्रेशन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म की बहुत स्ट्रांग होती है, उसे वीक करना थोड़ा ज़रूरी होता है। उसके ऊपर से हम कोलेस्ट्रॉल हटा देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हटा देते हैं, ठीक है। और भी जो भी प्रोटीन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है या प्रोटीन होते हैं, हम उन सब चीज़ों को जो है क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं, क्योंकि वो, ताकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो ना रहे। वी हैव टू वीकन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो ये दो चीज़ें होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इन दी प्रोसेस ऑफ दिस डीकैपेसिटेशन। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पर होता क्या है, कैल्शियम एंटर्स इनटू द स्पर्म विच कॉजेज इट टू बिकम वेरी मच मोटाइल। क्या करता है, उसे मोटाइल होने में हेल्प करता है, राइट। एंड कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिमूव करके हम उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा वीक कर देते हैं, ताकि जब वो वहाँ पर आए, हमारे पास में अटैक करे ओवम के ऊपर, तो वो जल्दी से फट जाए, ज़्यादा दिक्कत जो है वो ना हो। ठीक है, तो अब देखो, सोचो कि वो पहुँच चुकी है। अब ओवम के आसपास क्या होती है, ओवम के आसपास होती है एक लेयर जिसे हम बोलते हैं जोना पैलिसिडा। जोना पैलिसिडा और ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास में होती है पेरीविटेनाइन स्पेस। एंड जोना पैलिसिडा के आसपास हमारे पास में होती है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा is basically the modified granulosa cells only,
ठीक है। एंड जो हमारी कोरोना रेडिएटा होती है ना, ये सेल्यूलर होती है। मैंने आपको ओजेनेसिस 1 में भी पढ़ाया था कि जो ज़ोना पैलुसिडा होती है वो नॉन सेल्यूलर होती है और वो ओवम खुद बनाता है और वो प्राइमरी लेयर होती है। वो एग के द्वारा बनाई जाती है, मीन्स ओवम के द्वारा बनाई जाती है। और ओवम और जोना पैलुसिडा के बीच में एक स्पेस होती है जिसे हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। जोना पैलुसिडा इज अ प्राइमरी लेयर, वेर एज कोरोना रेडिएटा फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ सेकेंडरी लेयर एंड सेकेंड ऑफ ऑल इट्स अ सेल्युलर लेयर, वेर एज जोना पैलुसिडा इज अ नॉन सेल्युलर लेयर. So what happens is that the sperm comes and इट एक्रोजोम में से उसकी सिक्रेशंस होती हैं। तो एक्रोजोम की सिक्रेशन में वो क्या रिलीज करता है बच्चे? सबसे पहली चीज तो होती है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कि कोरोना रेडिएटा को तोड़ देती है। जोना पैलुसिडा जो कि जोनालाइसिन, मतलब जोनालाइसिन होता है, एक्रोसिन बोलते हैं, वो जोना पैलुसिडा को तोड़ देती है। एंड उसको तोड़ता तोड़ता वो अंदर तक चला जाता है। जो सबसे पहले तोड़ के अंदर जाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जैसे ही वो टच करता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कोन शेप स्ट्रक्चर बना देती है। ठीक है, तो एक्रोजोम स्टिमुलेट करता है ताकि उस साइड का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फर्टिलाइजेशन कोन बना दे, कोन ऑफ रिसेप्शन कहते हैं उसे, ताकि वो इनकमिंग स्पर्म को रिसेप्ट कर ले। ठीक है बच्चे? हाँ जी। अब आपको इसमें एक चीज समझनी है कि जैसे ही ये हमारे पास में एंटर करते हैं अंदर स्पर्म, एक स्पर्म एंटर कर गया तो फास्ट ब्लॉक पता है क्या होता है, ताकि और कोई स्पर्म एंटर ना कर जाए तो हम एक फास्ट ब्लॉक करते हैं, वो होता है जोना रिएक्शन। मतलब कि वो स्पर्म एक छोटा सा होल बना के जोना पैलुसिडा में अंदर आया और हमने क्या कर दिया बेटा, हमने क्या कर दिया, डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर दी। डीपोलराइजेशन के बारे में नर्वस सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे आप। उससे क्या होता है कि ये पॉलीस्पर्मी को फास्ट ब्लॉक हो गया, मीन्स अब वो और स्पर्म्स जो है नहीं आ सकते, अगर आएंगे भी तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि डीपोलराइज्ड हो गया है, मीन्स पहले बाहर पॉजिटिव था, मीन्स बाहर सोडियम थे, अब डीपोलराइजेशन की वजह से बहुत सारे सोडियम आइंस अंदर आ चुके हैं, तो अंदर पॉजिटिव हो गया है, बाहर नेगेटिव हो गया है, और डीपोलराइजेशन की वजह से वो स्पर्म्स को अलाउ नहीं करेगा, सिर्फ जो स्पर्म ऑलरेडी आ चुका है बस वही आएगा। और ये तो टेम्पररी चीज़ होती है, डीपोलराइजेशन इज टेम्पररी। अब यही चीज़ जो है, ये जब डीपोलराइजेशन होती है स्टूडेंट्स, यही डीपोलराइजेशन होती है, ये ट्रिगर करती है स्मूथ ये बेसिकली क्या करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के कैल्शियम चैनल्स जो हैं उनको ओपनिंग करवाती है, जिसकी वजह से वो कैल्शियम क्या करते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को बाहर फेंकते हैं, और वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक पूरी लेयर बना देते हैं। जोना पैलुसिडा देखो छोटा सा होल बना था, बट डीपोलराइजेशन जब तक खत्म होगी तब तक वो एंटर कर जाएंगे उस कोई भी स्पर्म अंदर आके। तो हम क्या करते हैं उतने में, हम उस जो हमारे पास में जोना पैलुसिडा होती है और जो हमारा बीच में ओवम है और उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो पेरीविटलाइन स्पेस होती है उसको हम फिलअप कर देते हैं किस लेयर से, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से, फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल करते हैं। उससे क्या होता है, वो बहुत सारे स्पर्म्स जो है वो नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास में जो हमें समझना है। तो बेसिकली एक होता क्या है ना बच्चे, जब स्पर्म अंदर आते हैं ना, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जोना पैलुसिडा के ऊपर ना ZP3 रिसेप्टर्स होते हैं। ZP3 रिसेप्टर स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, ह्यूमंस के अलग होंगे, माउस के अलग होंगे, रैट के अलग होंगे, काउ के अलग होंगे। तो अगर अब देखो ZP3 अगर ह्यूमन का है तो ह्यूमन स्पर्म उससे बाइंड करेगा, ऐसा नहीं है ना अब जाके ह्यूमन स्पर्म जाके काउ के एग को जाके फर्टिलाइज कर देगा। ऐसा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज ZP3 रिसेप्टर्स। 1 भी होता है, 2 भी होता है, बट हम 3 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर एक चीज और होती है जो मैंने आपको बताया कि डीपोलराइजेशन हो जाने की वजह से स्पर्म्स नहीं आ पाते हैं, बट ये टेम्पररी होता है। एंड एक कॉर्टिकल रिएक्शन बताया कि कैल्शियम आयन की सिक्रेशन होती है, एंड वो कैल्शियम आयन जो सिक्रेट होते हैं उसको ट्रिगर करने वाला कौन होता है, उसको ट्रिगर करने वाला हमारे पास में कौन होता है, ट्रिगर करने वाला होती है वही डीपोलराइजेशन। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ कैस्केड प्रोसेस। ओके, वन इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर। कैल्शियम का SCR से रिलीज होना इज डिपेंडेंट अपॉन द डीपोलराइजेशन। इट इज डिपेंडेंट अपॉन स्टूडेंट्स व्हाट, डीपोलराइजेशन हुई, कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम रिलीज होने से किस चीज का एक्सोसाइटोसिस हुआ स्टूडेंट्स,
कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस हुआ, ये होता है, लाइक दिस हैज बीन ऑब्जर्व, दिस इज अ कैस्केड प्रोसेस, द एक्सोसाइटोसिस ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इज डिपेंडेंट अपॉन द कैल्शियम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।